नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट की चीरफाड़ करने वाले हैं जहां चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है। सीट है अटेली। और ये कहानी सिर्फ हार जीत के आंकड़ों की नहीं है। हमारे पास जो विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि कैसे एक, जिसे कहते हैं अजयगढ़, उस इलाके में एक तरफा जीत वो एक सांसें रोक देने वाले मुकाबले में बदल गई। हाँ, मतलब ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, ये वफादारी और शायद अनदेखी की भी कहानी थी। बिल्कुल। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि अटेली में 2019 से 2024 के बीच ऐसा क्या बदला कि जो जीत पहले किसी जश्न जैसी थी वो बाद में एक राहत की सांस जैसी लगने लगी। और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने पर जो बात उभर कर आती है वो यही है कि इसका जवाब सिर्फ चुनावी रैलियों में नहीं है, इसका जवाब एक्सेल शीट्स में छिपे आंकड़ों में है और एक नेता की वो चुपचाप निभाई गई वफादारी में है। तो चलिए सबसे पहले इन दो चुनावों की तस्वीर को आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहेली की शुरुआत तो वहीं से होती है। जी बिल्कुल, 2019 से शुरू करते हैं। हाँ, 2019 का चुनाव। उस वक्त भाजपा के उम्मीदवार थे सीताराम यादव। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो बताती हैं कि उन्हें 55,793 वोट मिले थे। और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। नहीं, जबरदस्त जीत थी। जीत का अंतर 18,406 वोटों का था। मतलब कोई शक शुबा ही नहीं, एक तरफा मामला था। एक तरफा कहना भी शायद कम होगा, ये एक तरह से ताकत का प्रदर्शन था। उस वक्त भाजपा का वोट शेयर लगभग 44% था और अटेली को पार्टी का, और खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के जो कद्दावर नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका एक अभेद्य किला माना जाता था। उन्हें वहां का बब्बर शेर भी कहा जाता है ना? जी हाँ, बब्बर शेर। और ये माना जाता था कि उनके प्रभाव क्षेत्र में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और फिर 5 साल बाद आता है 2024 का चुनाव। इस बार भाजपा उम्मीदवार बदल देती है। सीताराम यादव की जगह आरती राव को टिकट मिलता है और यहीं से मतलब मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। बिल्कुल। आरती राव को वोट तो 2019 से भी ज्यादा मिले, 57,737। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। मतलब ज्यादा वोट मिलने के बावजूद ये जीत इतनी मुश्किल क्यों हो गई? यही तो इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू है। वोट तो लगभग 2000 बढ़ गए, लेकिन जीत का जो अंतर था वो 18,406 से घटकर सिर्फ 3,085 रह गया। सिर्फ 3,000? जी हाँ, सिर्फ 3,085। यानी जीत का मार्जिन लगभग 15,000 वोटों से कम हो गया। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 15,000 वोटों का मार्जिन कम होना, इसका मतलब तो साफ है कि भले आपके कुछ वोटर बढ़े हों, लेकिन विपक्ष वो कहीं ज्यादा तेजी से मजबूत हुआ। बिल्कुल। और सिर्फ मार्जिन ही नहीं, आप वोट शेयर भी देखिए, वो 44% से घटकर लगभग 39-40% पर आ गया। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि मैदान में मुकाबला बहुत बहुत कड़ा हो गया था। आखिरी राउंड की गिनती तक ये कहना मुश्किल था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो मतलब सतह पर भले ही ये एक और जीत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर किले की दीवारें वो दरक रही थी। सही कहा। और जैसा आपने जिक्र किया राव साहब, यानी राव इंद्रजीत सिंह का। हाँ, जिन्हें दक्षिण हरियाणा की राजनीति का केंद्र माना जाता है। जी, तो क्या उनका प्रभाव भी इस बार कम होता दिखा? आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े? विश्लेषण बताता है कि जिन इलाकों को राव साहब का पक्का गढ़ माना जाता था, जैसे कनीना का क्षेत्र, वहां भाजपा की उम्मीदवार आरती राव शुरुआती गिनती में लगातार पीछे चल रही थी। एक बहुत बड़ा संकेत था। उनके अपने गढ़ में? ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब सेनापति के अपने ही शिविर में अगर सैनिक कमजोर पड़ रहे हों तो ये लड़ाई की दिशा के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। चुनावी तस्वीर तो तब पलटी जब अटेली क्षेत्र के वोटों की गिनती शुरू हुई। वहां से भाजपा ने जो बढ़त बनाई वो आखिर तक कायम रही और पार्टी किसी तरह जीत हासिल करने में कामयाब रही। अच्छा, तो यहाँ से हमारी पड़ताल उस सवाल की तरफ मुड़ती है कि अगर राव साहब के प्रभाव वाले गढ़ में पार्टी कमजोर पड़ रही थी तो ये जीत आखिर आई कहाँ से? और यहीं पर कहानी में उस किरदार की एंट्री होती है जो 2019 में हीरो था, लेकिन 2024 में पर्दे के पीछे। मैं बात कर रही हूँ सीताराम यादव की। बिल्कुल, 2019 के विजेता जिन्हें 2024 में टिकट नहीं मिला। हाँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट कटने की जो निजी पीड़ा होती है, जो राजनीतिक अनिश्चितता होती है, उसके बावजूद सीताराम यादव ने पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा। बल्कि वो पार्टी उम्मीदवार आरती राव के लिए प्रचार में उतर गए और पूरी ताकत से काम किया। ये भारतीय राजनीति में अक्सर देखने को नहीं मिलता। अक्सर तो नेता या तो बागी हो जाते हैं या फिर चुपचाप घर बैठ जाते हैं। शायद इसी को
पार्टी के प्रति वफादारी कहते हैं। लेकिन इस वफादारी का जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा दावा सामने आता है ना? जी, आंकड़ों की गहराई में जाने पर एक ऐसा सच मिलता है जिसे शायद चुनावी शोर में अनदेखा कर दिया गया। वो क्या है? वो ये कि सीताराम यादव के प्रभाव वाले एक भी गांव में आरती राव को हार का सामना नहीं करना पड़ा। एक भी गांव में नहीं? मैं दोहरा रहा हूं, एक भी गांव में नहीं। यही वो गांव थे जहां से मिली निर्णायक बढ़त ने आखिर में पूरी बाजी ही पलट दी। ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब जिस नेता का टिकट काटा गया, उसी के वफादार वोटरों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नाव को डूबने से बचाया। आप इसे ऐसे जोड़कर देख सकते हैं, 2019 की वो 18,000 वोटों की बड़ी जीत, हाँ, और 2024 में सिर्फ 3,000 वोटों से मिली इस करीबी जीत में जो निर्णायक बढ़त थी, इन दोनों के बीच एक कॉमन फैक्टर सीताराम यादव का जमीनी प्रभाव साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है ना? चुनाव के बाद इसी वफादारी का सिला उन्हें कैसे मिला? यहीं पर राजनीति का वो क्रूर चेहरा सामने आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनाव जीतने के बाद जीत के कम मार्जिन का ठीकरा फोड़ने के लिए उन्हीं सीताराम यादव पर आरोप लगाए जाने लगे। अरे, राजनीतिक गलियारों में चल रही एक चर्चा का भी जिक्र है जो बहुत कुछ कहती है, जब काम निकल जाता है तो फिर वफादारी का हिसाब कौन रखता है। ये तो काफी कड़वी सच्चाई है, पर उन पर आरोप लगाने का आधार क्या था? क्या उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ किया था? विश्लेषण के अनुसार उन्होंने कोई खुला विरोध नहीं किया, नहीं पार्टी छोड़ी। सिर्फ एक घटना का जिक्र मिलता है जब वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में अभय सिंह यादव के मंच पर चले गए थे। अच्छा। और सिर्फ इसी एक घटना को आधार बनाकर उनके खिलाफ इंटरव्यू में बयानबाजी की गई। तो एक तरफ ये बयानबाजी और आरोप है, और दूसरी तरफ वो आंकड़े जो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। चलिए अब इन आंकड़ों को और गहराई से खंगालते हैं। ये डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये डेटा कुछ बहुत सीधे और चुभने वाले सवाल खड़े करता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, अटेली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50% मतदाता अहीर समुदाय से आते हैं, जी, जिसे राव इंद्रजीत सिंह का कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर बब्बर शेर का प्रभाव पहले जैसा ही था तो मुकाबला इतना कांटे का हुआ ही क्यों? जीत इतनी आसान क्यों नहीं थी? ये एक वाजिब सवाल है। अगर आपका सबसे मजबूत किला ही आपको मुश्किल से बचा पाए, तो इसका मतलब है कि किले में कहीं ना कहीं कोई बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये कुछ गांवों के विशिष्ट आंकड़े हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ऐसे गांव जिन्हें राव साहब का कट्टर समर्थक माना जाता था, वहां भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 700 वोट मिले। 700? जी। और इतना ही नहीं, कुछ उनके निजी समर्थकों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में तो ये आंकड़ा गिरकर महज 263 वोटों पर सिमट गया। 263 वोट? अरे, मेरे मोहल्ले के चुनाव में इससे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। ये तो किसी बड़े नेता के गढ़ के लिहाज से मतलब मजाक जैसा लगता है। बिल्कुल। ये तो साफ साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर या तो कार्यकर्ता नाराज थे या फिर वोटर्स ने साथ छोड़ दिया था। ये कोर वोट बैंक में एक बड़े बिखराव का साफ संकेत है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो इस पूरी कहानी को एक नतीजे पे ले आता है। बताइए। विश्लेषण के मुताबिक आरती राव को जो कुल 57,737 वोट मिले, उनमें से लगभग 18,000 वोट नॉन अहीर वर्ग से आए थे। 18,000 नॉन अहीर वोट? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, खासकर हरियाणा की राजनीति में जहां जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। तो इन वोटों का जुड़ाव किससे माना जा रहा है? विश्लेषकों का मानना है कि इन वोटों का सीधा जुड़ाव स्थानीय नेता यानी सीताराम यादव के व्यक्तिगत प्रभाव और उनके द्वारा किए गए कामों से था। ये वो वोट थे जो किसी बड़े चेहरे या जाति के नाम पर नहीं, बल्कि जमीनी नेता के काम और उसकी पकड़ के आधार पर मिले। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल। अगर इन 18,000 वोटों को इस चुनावी समीकरण से एक पल के लिए हटा दिया जाए तो नतीजा क्या होता? और यहीं पर इस विश्लेषण का सार छिपा है। रिपोर्ट्स में राजनीतिक विश्लेषकों ने जो गणित पेश किया है वो साफ कहता है कि यदि इन 18,000 वोटों को हटा दिया जाए तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती। मतलब? राव खेमे का आंकड़ा लगभग 3,000 वोटों के घाटे में चला जाता। मतलब जीत हार में बदल जाती, सीधी हार। बिल्कुल सीधी हार। और ये बात इस सवाल को और भी गहरा कर देती है कि अटेली में राव इंद्रजीत सिंह का वास्तविक व्यक्तिगत प्रभाव आखिर कितना बचा है। इस चुनाव ने यह दिखा दिया कि ये लड़ाई सिर्फ जातिगत गणित की नहीं थी। ये स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी, जमीनी कार्यकर्ताओं के असंतोष और खराब ग्राउंड मैनेजमेंट का भी नतीजा थी। इस एक चुनाव ने राव साहब की अजेय सियासी छवि को एक बड़ा झटका दिया है।
तो अटेली की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि राजनीति के इस महाभारत में बड़े नामों और भावनात्मक नारों से ज्यादा ठोस सबूत चुनावी आंकड़े होते हैं, और अपने वफादार सिपाहियों की भूमिका को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। 2019 की उस विशाल जीत से लेकर 2024 की इस बेहद करीबी जीत तक का सफर यही साफ करता है। अंत में स्रोत यही स्पष्ट करते हैं कि आरोपों और बयानों के शोर के बीच आंकड़े एक शांत और साफ कहानी कह रहे हैं। और वो कहानी ये है कि अटेली की जीत की जमीन सीताराम यादव के प्रभाव ने ही तैयार की थी। आज भले ही उन पर उंगलियां उठ रही हों, लेकिन डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि उस जीत की नींव में सबसे मजबूत पत्थर उन्हीं का था। फैसला तो जनता ने सुना दिया है, और वक्त ही बताएगा कि इस पूरी राजनीतिक बिसात में कौन सही था और कौन गलत। लेकिन ये पूरा विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या आज की राजनीति में किसी भी नेता का अजयगढ़ होने का दावा महज एक भ्रम है? क्या हर किला जमीनी कार्यकर्ताओं की वफादारी और नाराजगी की रेत पर ही खड़ा होता है, जो एक ही रात में ढह भी सकता है?